नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी दुखद यात्रा। रेल पटरी पर सरक रही थी। रेल न रफ्तार पकड़ रही थी, न ही मंद गति से भी चल रही थी, बस रेंग रही थी। विजय बाबू का गांव रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर से अधिक दूर था। देर से रेल के पहुंचने पर रेलवे स्टेशन से गांव तक पहुंचने के लिए साधन मिलना मुश्किल हो जाता था। रेलवे स्टेशन से गांव पहुंचना और गांव से स्टेशन पहुंचना मुश्किल भरा सफर होता था। शहर जाने के लिए रेल के निर्धारित समय से 5 घंटा पहले गांव छोड़ना पड़ता था। 80 किलोमीटर की यात्रा जीप या बस से तय करने में आधा दिन लग जाता था। विजय बाबू की माँ 3 टाइम का खाना अलग अलग पोटली में बांध कर देती थी। गुड़ चना भुजना की एक अलग मोटरी, इसके अलावा तीसी, सरसों, राई और बहुत कुछ की गठरी माँ खुद बांध देती थी। मना करने पर कहती, ये चीजें शहर में कहाँ मिलती हैं, कहाँ सिर पर तुमको रख कर ले जाना है। जीप, बस और फिर रेल में रख कर ले जाना है। आखिरकार माँ की बात मानना ही पड़ता था। लंबी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद विजय बाबू स्टेशन पहुँचे तो मालूम हुआ कि रेल पटना से 4 घंटा देर से चली है। जो रेल पटना से बम्बई जाने वाली थी, इसी रेल में विजय बाबू की टिकट थी। एक समय था जब बिहार से आने वाली रेलों के विषय में कहा जाता था कि बिहार से आने वाली रेलें कभी समय पर नहीं आती हैं। विजय बाबू की रेल यात्रा बनारस से शुरू होकर खंडवा में समाप्त होने वाली थी। यह रेल पटना से शुरू होकर बम्बई तक सफर कराती थी। रेल तो लेट थी। प्लेटफार्म पर आते ही अफरा तफरी मच गई थी। रेल में गर्दिश तो भयंकर होती थी। कई बार तो दूसरों की रिजर्व सीट पर लोग कब्जा जमा लेते थे। एक ऐसा ही हादसा विजय बाबू के साथ हो चुका था जब विजय बाबू सपरिवार खंडवा से बनारस जाने की यात्रा कर रहे थे। यह ट्रेन बम्बई से पटना जा रही थी। इसी रेल में 6 सीटें रिजर्व थीं। विजय बाबू की सीटों पर कब्जा जमाए लोग उनके परिवार के जिनके नाम सीट आरक्षित थी, उन्हें ही नहीं बैठने दे रहे थे। सोहदे किस्म के यात्री और उनके साथ सफ़र कर रही महिलाएं सामान तक सीट के नीचे नहीं रखने दे रही थीं। वे लोग बार बार सामान उठाकर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। न तो टीटी दिखाई दे रहा था, न रेलवे पुलिस का कोई जवान। उन बदमाश किस्म के लोगों ने आरक्षित सीट को कबाड़ का जैसे गोदाम बना रखा था। ये सोहदे लोग विजय बाबू को रेल से बाहर फेंकने तक की धमकी दे रहे थे। विजय बाबू को छोटे बच्चे रो रहे थे। सोहदे लोग सीट खाली करने को तैयार न थे। ऊपर से रेल से बाहर फेंकने की धमकी भी दे रहे थे। औरतें तो और तेज तर्रार थीं। दादागिरी की हद पार हो रही थी। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। कुछ महीने का छोटा बेटा
सौरभ को नमिता गोद में लिए खड़ी थी। मझला बेटा औरव मम्मी नमिता की अंगुली पकड़े खड़ा था। बड़ी बेटी और बड़ा बेटा पापा के आगे पीछे थे। 8 साल की बड़ी बिटिया खुशबू विजय बाबू से लिपट कर रो रही थी। उसे डर लग रहा था कि बदमाश उसके पापा को ट्रेन से बाहर फेंक देंगे। बदमाशों ने सीट पर कब्जा करने के लिए ऐसा ही माहौल बना दिया था ताकि विजय बाबू और उनके परिजन डरकर अपनी आरक्षित सीटें बदमाशों के लिए छोड़ दें। विजय बाबू के परिजन बड़ी मुश्किल से 3 सीट पर बैठकर खंडवा से बनारस तक की यात्रा पूरी किए थे। इस जोखिम भरी यात्रा में सामान भी चोरी हो गया था। पत्नी नमिता के कान की बाली सोहदे यात्रियों के गुट की किसी महिला ने खींच लिया था। परंतु यह वाराणसी से खंडवा तक की यात्रा में विजय बाबू को छुआछूत का सामना करना पड़ा था। इस रेल यात्रा में विजय बाबू की सीट रेल डिब्बे के गेट के ठीक सामने थी। मई का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी। गेट के सामने बैठे यात्रियों को हवा का झोंका राहत दे देता था। सेकंड क्लास के डिब्बे में भीड़ तो जनरल डिब्बे जैसे थी। पैसेंजर नीचे भी बैठे हुए थे। 3-3 की सीट पर 6-6 लोग आड़ से बैठे हुए थे। रेल सीटी बजाती हुई इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पार की ही थी कि एक लुंगी बनियान धारी बड़ी सी तोंद वाला, माथे पर चौड़ा सा लाल टीका लगाए, कंधे से कमर तक मोटा धागा लटकाए, लंबा चौड़ा शैतान जैसा आदमी आया। वह आदमी हाँफते हुए बोला, बाबू थोड़ा जगह दे दो, बहुत गर्मी लग रही है। 3 आदमी के बैठने की जगह थी, 5 पहले से ही बैठे थे। वह मोटा आदमी एकदम धम से सीट पर पसर गया। 2 लोग तो सीट से अगल बगल गिर पड़े थे। रेल अब सरपट भाग रही थी। कुछ देर बाद वह मोटा आदमी हवा के झोंके से जब राहत लेकर आराम महसूस किया तो विषैली डकार छोड़ा। तनिक अधिक राहत महसूस किया। आसपास के लोग नाक पर हाथ रख लिए थे। रेल बहुत स्पीड से भाग रही थी। कुछ यात्री उस मोटे यात्री को घूर घूर कर देख रहे थे, पर वह सबसे बेखबर था। कुछ देर कुछ मंत्र का जाप किया, फिर विजय बाबू की तरफ देखते हुए पूछा, बाबू साहेब कहाँ के रहने वाले हो? विजय बाबू बोले, आजमगढ़। वह व्यक्ति दोहराया, आजमगढ़ से? विजय बाबू बोले, हाँ आजमगढ़ से। तोंद वाला व्यक्ति बोला, वहाँ के मेरे कई जजमान हैं। मैं बनारस से एक जजमान की कार से भदोही गया था। वहाँ पूजा पाठ किया, भोजन प्रसादी लेकर बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई में बेटा लोग तबेला का कारोबार कर रहे हैं। मोटा व्यक्ति बोला, बाबू साहब बम्बई चल रहे हो ना? वह मोटा व्यक्ति फिर से पूछा, बाबू साहेब बम्बई चल रहे हैं? विजय बाबू बोले, नहीं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। वह व्यक्ति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की आदत होती है,
जब तक जाति का पता नहीं कर लेंगे न तो चैन से बैठेंगे और न तो बैठने देंगे। यहाँ के लोगों को बस अपनी जाति बिरादरी के लोग पसंद आते हैं। उस आदमी को भी जाति जानने की खुजली थी। वह चुप रहने के मूड में तनिक भी नहीं था। फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबू साहब? कोई दक्षिणा तो नहीं मांग रहा हूँ, कोई दक्षिणा नहीं लूँगा। विजय बाबू बोले, खंडवा जाऊँगा, अब चैन से बैठने दीजिए। पालथी मारे पसरा वह व्यक्ति बोला, नाराज क्यों हो रहे हो बाबू साहब? विजय बाबू बोले, खंडवा से इंदौर जाऊँगा। तोंद वाला व्यक्ति पूछा, इंदौर घूमने जा रहे हो क्या? विजय बाबू का सिर दर्द से फटा जा रहा था। गर्मी बहुत तेज थी। उस व्यक्ति पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वह था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। विजय बाबू बोले, नौकरी करता हूँ। वह बोला, बाबू साहेब, नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बाप दादा की जमींदारी संभालते, 10-5 मजदूर रख लेते, पुरखों के रुतबे में ऐसो आराम की जिंदगी जीते। विजय बाबू बोले, आपकी भी तो बड़ी काश्तकारी होगी। वह व्यक्ति बोला, सब काम मजदूर करते हैं। विजय बाबू बोले, मेरी कोई जमींदारी नहीं है, हम भूमिहीन हैं। आपकी बड़ी काश्तकारी है और आपके बेटा लोग बम्बई में गोबर फेंकने का काम कर रहे हैं। उनसे क्यों नहीं कहते शहर में गोबर फेंकने की बजाय काश्तकारी संभालें? अब चुपचाप बैठिए, नहीं तो अपनी सीट पर जाइए, वहीं कथा सुनाइए, कोई सुने तो। वह बोला, लगता है छत्री का खून उबाल मार रहा है। कौन से छत्री हो? विजय बाबू बोले, सूर्यवंशी। अच्छा, चमार हो, रैदास हो? वह तनिक उग्र होकर बोला था। आसपास के यात्री कहाँ लगाए हुए थे? विजय बाबू बोले, हाँ, चमार हूँ, रविदासी। अब उठो, भागो यहाँ से, अपनी सीट पर जाओ। वह बोला, तेवर तो चमारों वाला ही है। विजय बाबू बोले, अरे परजीवी ढोंगी कैसे बताऊँ? हाँ, मैं चमार हूँ। वह मोटा व्यक्ति बोला, हे राम, हे राम, हे राम, अपवित्र हो गया। कहते हुए उठा, अपने लोटे में पानी लेकर आया। दरवाजे के सामने पानी का छींटा खुद पर मारकर पवित्र होकर जैसे ही आगे बढ़ा, कोई यात्री बोला, ये परजीवी देश और समाज को दीमक की तरह सदियों से खाए जा रहे हैं। ये परजीवी और न जाने कब तक खाते रहेंगे। वह शैतान जैसा व्यक्ति बोला, हंस के रूप में कौवे यहाँ बैठे हैं। वह जब विजय बाबू के सामने से आता जाता बस यही कहता, राम जी धर्म बचाना, न जाने राम राज कब आएगा। विजय बाबू बोले, परजीवी आदमी मेरी सीट गंदी कर दिया, ऊपर से ढकोसला कर रहा है। तोंद वाला कंधे पर लटकाए मोटा धागा हाथ से हटते हुए बोला, मैं श्राप दे दूंगा। विजय बाबू बोले, तो दूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम आदमियत के धर्म का पालन करना। इतने में कोई यात्री जोर से बोला,
परजीवी बाबा, देश को रामराज की नहीं, संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के बेगमपुरा की जरूरत है। वह मोटा आदमी गुस्सियाया तो पर उग्र नहीं हुआ। तोंद पर हाथ फेरते हुए अपनी सीट पर सिमट गया। दूसरे दिन रेल काफ़ी देर से खंडवा पहुंची थी। खंडवा से बस की यात्रा ठीक ठाक थी। इंदौर पहुंचते ही बारिश हो गई। कोई साधन नहीं मिल रहा था। एक ऑटो रिक्शा मिला, 200 रुपये में रिजर्व हुआ। जबकि उस वक्त स्टेशन से विजय बाबू के घर तक ऑटो रिजर्व करने पर अधिकतम किराया 50 रुपये था। ऑटो चला, उसे रास्ते में जितनी सवारी मिली सबको बैठाता उतारता गया। ड्राइवर सीट पर एक तरफ विजय बाबू को बैठना पड़ा। विजय बाबू खुद भीग गए। माँ की दी गठरी मोटरी का सामान बुरी तरह भीग गया था। बदमाश ऑटो वाला आखिर में विजय बाबू को उनके क्वार्टर से दूर एक आटा चक्की के सामने जबरदस्ती उतारने लगा। विजय बाबू बोले, घर तक तो छोड़ो। ऑटो ड्राइवर बोला, किराए के 200 रुपये दे दो और रिक्शा से उतर जाओ। विजय बाबू बोले, तुम मुझे लूट रहे हो? ऑटो ड्राइवर बोला, हाँ, रिक्शा अब आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। विजय बाबू बोले, ऐसा क्यों? मैंने तो घर तक के लिए रिजर्व किया था, रास्ते भर की सवारी बैठा कर घूम घूम कर घर घर छोड़ने के लिए नहीं। आखिर में 200 रुपये छीन कर सुनसान सड़क पर जबरदस्ती उतार रहे हो, ये कौन सा कानून है? ऑटो ड्राइवर बोला, मेरा कानून है, रुपए दे रहे हो कि नहीं? कहते हुए राड निकाल लिया। विजय बाबू बोले, 100 नंबर डायल करता हूँ। कहते हुए फ़ोन हाथ में लिए ही थे कि ऑटो ड्राइवर बोला, पुलिस थाना जेब में रखता हूँ। विजय बाबू बोले, जिस दिन पुलिस के चंगुल में फंस जाओगे बर्बाद हो जाओगे। जितनी गुंडई कर रहे हो इतनी गुंडई तो इस शहर में कभी नहीं थी। ऑटो ड्राइवर बोला, गुंडई दिखा दूंगा तो था पता नहीं चलेगा कहाँ से आए कहाँ चले गए। विजय बाबू बोले, मैंने रिक्शा रिजर्व किया, तुमने पूरे रास्ते में 15 सवारी बैठाए उतारे, अब तुम मुझसे दूर, अब तुम मुझसे देर रात के अंधेरे में मुझे लूट रहे हो। विवाद बढ़ने लगा। ऑटो वाला बदतमीजी करने लगा। रात के 1 बज रहे थे। बदमाश ड्राइवर और विजय बाबू की चिल्ला चोट सुनकर चक्की वाले काका बाहर आए। विजय बाबू को पहचान कर बोले, विजय बाबू आप? विजय बाबू बोले, हाँ काका मैं। काका बोले, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? विजय बाबू बोले, गांव से आ रहा हूँ, रेल बहुत लेट पहुंची थी। 2 घंटे से मुझे ये सवारियों के घर घर घुमा कर घर से दूर जबरदस्ती उतार रहा है। रिजर्व रिक्शा किया मैं और मेरा सामान भी बिक गया। अब ये जबरियाँ लूट रहा है, मारने के लिए राड दिखा रहा है। पूरी दास्तान सुनकर काका रिक्शे वाले से बोले, तुम रिक्शा चलाते हो या कोई गिरोह? शहर का नाम क्यों खराब कर रहे हो? 20 मिनट के सफ़र में तुमने 2 घंटे लगा दिया। नया आदमी जानकर लूट रहे हो। रात के अंधेरे में शर्म लाज है कि नहीं? विजय बाबू, मारो 200 रुपया लुटेरे के मुंह पर।
जाओ आराम करो, 1:30 बजने वाले हैं। भूल जाओ कोई लुटेरा रिक्शा वाला मिला था, ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ यात्रा कैसी रही? विजय बाबू बोले, काका दुखांत। उस डरावनी रात में जब ऑटो रिक्शा वाले ने जबरिया 200 रुपये झपटे, विजय बाबू ने चक्की वाले काका के कहने पर चुपचाप रुपये दे दिए थे। विजय बाबू गठरी मुठरी लेकर घर पहुंचे तो नमिता इंतजार में बैठी थी। इंतजार कर बच्चे सो गए थे। विजय बाबू हैरान परेशान दम से पलंग पर गिर पड़े। नमिता बोली, क्या हुआ, दुखी क्यों हो? विजय बाबू बोले, माँ की तबीयत ठीक है, पिताजी भी ठीक हैं, गांव में सब कुछ ठीक है, पर यात्रा में भी लोग जाति सूंघ लेते हैं। नमिता बोली, ऐसा कब तक इस देश में होता रहेगा? अब नमिता की आंखों में आंसू उतरने लगे थे, जबकि एक रेल यात्रा में बाला ही नहीं भरोसा भी छीन गया था। विजय बाबू से नींद कोसों दूर थी। उनके मन में सवाल ज्वालामुखी की तरह उठ रहे थे। वे सोच रहे थे, हमने कोई अपराध तो नहीं किया था, फिर हर मोड़ पर सजा क्यों? जाति के नाम पर अपमान क्यों? विजय बाबू की रात करवटों में गुजरी, पर वे जब सुबह जल्दी उठे और लेखनी उठा लिए। विजय बाबू ने उस यात्रा के बारे में लिखा, रेल की बोगी में सीट पर जबरिया कब्जा और हाथापाई के लिए संवेदना की कमी थी। छुआछूत के लिए मानवता की हत्या, विजय बाबू ने लिखा। ऑटो वाले की लूट में गरीबी नहीं, संस्कारों का दिवालियापन, विजय बाबू ने लिखा। उन्होंने बच्चों को पास बिठाया और कहा, अगर कभी तुम्हें ताकत मिले तो सौदापन नहीं चुनना, अगर कभी डर लगे तो अन्याय नहीं करना, और अगर कभी अपमान सहना पड़े तो उसे चुप्पी नहीं बनने देना, उसे बदलाव बनाना। नमिता ने अपने टूटे हुए बाले लूटे हुए बाले की जगह दूसरा बाला कभी नहीं पहने। वह बोली, यह निशान हमें याद दिलाएगा कि आदमी होना सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। विजय बाबू समझ गए, यह रेल यात्रा खंडवा से बनारस अथवा बनारस से खंडवा तक की नहीं थी। यह समाज की गिरती आदमियत की यात्रा थी, और इस यात्रा का अंत रोना नहीं, जगाना होना चाहिए। उस दिन से विजय बाबू जहाँ भी बैठे, जब भी सुने, उन्होंने चुप रहना छोड़ दिया, लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी दुखद यात्रा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।